हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैं आपको 5वां चैप्टर आज आरंभ कर रहा हूँ जिसका नाम है न्यूटन के गति के नियम। तो सिंपली गति के नियम है इसके अंदर, ऐसे कहिएगा इसको। तो गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। अब इस पार्ट में से स्टेट बोर्ड की तरफ से न्यूटन के नियमों को हटा दिया गया है, तो हम न्यूटन के नियमों का हम इसमें कहीं जिक्र नहीं करेंगे और उनको कहीं इसमें बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से जो शुरुआत करनी है वो है बल, कि बल क्या होता है, बल किस तरह से इसको, क्या इसका फॉर्मूला है जो है। तो मैं आपको न्यूटन के गति के नियमों को छोड़ते हुए और मैं बल की तरफ बढ़ता हुआ इसको बताता हूँ आपको। तो बल, मोमेंटम। पहले मैं आपको संवेग के बारे में बताऊंगा कि संवेग क्या होता है, क्योंकि संवेग क्या है कि बल से ही संबंधित है, इसलिए पहले आपको संवेग का ज्ञान होना आवश्यक है। वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग तो यानी संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग को P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू m इंटू वी। तो इसमें दो राशियां आती हैं, एक तो वस्तु का द्रव्यमान आता है और दूसरा वस्तु का वेग आता है इसके अंदर जो है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम द्रव्यमान में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं तो संवेग बदल जाएगा, या वेग में भी अगर हम परिवर्तन करें तो भी इसका संवेग बदल जाएगा। अगर हम दोनों में ही परिवर्तन करें, द्रव्यमान और वेग में, तो भी इसके संवेग में परिवर्तन होगा। तो संवेग में जो परिवर्तन है वो तीनों प्रकार से किया जा सकता है जो। और आप देख रहे हैं कि संवेग सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा वही होगी जो वेग की दिशा है, क्योंकि द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होती है इसके अंदर। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। इसका मात्रक, ये आपका द्रव्यमान है और ये वस्तु का वेग है, तो इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में, इसलिए इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसी को न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। एक दूसरा मात्रक और है इसका, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड।
तो वस्तु के द्रव्यमान या वेग या दोनों में परिवर्तन करने पर संवेग में परिवर्तन होता है। तो ये है संवेग। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि बल क्या होता है। बल, फोर्स, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर वस्तु चल नहीं रही है यानी कि वेग का मान शून्य के बराबर है तो उसका संवेग भी शून्य होगा, यानी स्थिर वस्तुओं का संवेग शून्य होता है। तो वस्तु में संवेग तभी होता है जब वो गति करती हैं। स्थिर अवस्था में उसमें कोई संवेग नहीं होता है। इसमें त्वरण नहीं होना चाहिए क्योंकि त्वरण से इसका कोई संबंध नहीं होता है इसका। इसलिए जो संवेग जो होता है वो जब वस्तु सरल रेखीय गति करती हुई समान वेग से गति करती है तो उसमें संवेग होता है। त्वरित अवस्था में जब आ जाती है तो फिर उसमें बल का इम्प्रेशन आ जाता है। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करें। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। सामान्यतः हम क्या है कि वस्तुओं को आराम से अपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ऐंठते हैं, मरोड़ते हैं, धक्का मारते हैं, ये सब बल के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। और कई बार क्या होता है कि वस्तु इतनी बड़ी होती है कि हम उसमें बल लगाते हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो लेकिन नहीं हो रहा है। जैसे दीवार है, आप कमरे की दीवार को धक्का मारिए तो क्या आप उसको बदल सकते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा बल इतना इनसफिशिएंट होता है, इतना अपर्याप्त होता है कि दीवार की स्थिति में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जब हम वस्तु को किसी को बल लगा करके कोई कारक द्वारा वस्तु की, चाहे वस्तु चल रही हो अथवा स्थिर हो, तो उसमें जो भी आप परिवर्तन कर सकते हैं वो बल कहलाता है। अगर स्थिर वस्तु को गतिमान कर देते हैं, गतिमान वस्तु को रोक देते हैं, या एक समान वेग से चलती हुई वस्तु का वेग बढ़ा देते हैं या उसका वेग कम कर देते हैं, तो इन सभी परिस्थितियों के कारण जो भी उस पर बाह्य कारक काम कर रहा है उसी बाह्य कारक को हम बल कहते हैं। तो अब मैं इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताता हूँ। तो भैया वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं।
वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो यानी बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू, और बल को F से लिखते हैं, F इक्वल टू ma। ये इसका फॉर्मूला है जो ये। तो त्वरण आ गया। त्वरण का मतलब ये है कि वस्तु के वेग को बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं। तो त्वरण या मंदन कुछ भी हो उसके अंदर, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु पर एक बल कार्य करता है जो हमेशा। तो चलती हुई वस्तु को जब हम रोकते हैं तो उस पर ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के कारण जो पहियों पर बल कार्य करता है वो इसका F इक्वल टू ma के बराबर होता है। बल सदिश राशि है। आप देख रहे हैं मैंने वेक्टर लगाया हुआ है, और बल की दिशा त्वरण की दिशा में होती है। यानी जो त्वरण की दिशा हो गई वही बल की दिशा हो गई। द्रव्यमान पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जो है। इसका मात्रक, अगर इसका मात्रक यहां से देखें तो भाई ये होगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। ये तो इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया इसका जो ये। तो ऐसा ही मात्रक इसका न्यूटन होता है, n न्यूटन। ये इसका ऐसा ही मात्रक है, क्योंकि न्यूटन ने बल के बारे में रिसर्च की थी और उसी ने ये फॉर्मूला दिया था। तो इसीलिए उसके सम्मान में इसका जो मात्रक है वो न्यूटन रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु के जो बल कार्य करता है तो बल में परिवर्तन दो तरीके से कर सकते हैं। ऐसे द्रव्यमान को बदल दें तो भी बल इसमें बदल जाएगा, और अगर त्वरण को हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो भी इसके बल का मान में परिवर्तन होगा। तो ये दोनों पर ही डिपेंड करता है जो ये। इसमें एक और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम जो संबंध है वो संवेग और बल का संवेग मैं आपको बता रहा हूँ। तो बल, अब इसमें बल कोई सा भी हो, चाहे संपर्क बल हो अथवा दूरी पर कार्य करने वाले बल हो। तो संपर्क बल कौन सा होता है? जैसे हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, खींचते हैं, ऐंठते हैं, मरोड़ते हैं, उठा के ले जाते हैं, ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, नीचे की तरफ। तो मतलब क्या है कि जब हम बल लगा करके उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन करते हैं तो इसका मात्रक भी न्यूटन होता है। तो ये संपर्क बल कहलाते हैं। दूरी पर कार्य करने वाले बल वो होते हैं जो डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। हमें वो बल दिखाई नहीं देते, प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन उनका महत्व प्रतीत होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, ये हम जानते हैं कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो जो कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। तो इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें नहीं दिख रहा है, जो हमें इसका आभास नहीं होता है। तो ये जो बल होते हैं वो दूरी पर काम करते हैं। वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होती है इस बल का मान उतना ही कम होता है। तो ये आप पढ़ेंगे, इसमें एक चैप्टर है जिसको हम गुरुत्वीय आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम है, उसमें आप इस नियम को पढ़ेंगे जो भाई। तो जितने भी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वैसे चुंबकीय बल है। आपने देखा होगा कि अगर हम दो चुंबकों को पास पास लेकर के आते हैं तो जब उनके समान ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, उन्हें आप पास नहीं ला सकते। इसी प्रकार से अगर नॉर्थ साउथ है तो वो आसानी से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो यानी कि ये बल तो काम कर रहा है, ये तो हमें उसमें है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ये मतलब किस तरीके से आप इसको दिखाएंगे उसके अंदर। तो ये बल जो होते हैं वो डिस्टेंस पे काम करते हैं। चुंबक दूसरी जितनी ज़्यादा दूर होती हैं उनके बीच में बल का मान उतना ही कम होता है, जितनी नज़दीक होंगी उनके बीच में बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो चुंबकीय बल होता है वो दूरी पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से आपका कूलाम बल, जो कि
आप पढ़ेंगे इसमें 12th क्लास के अंदर, जब आवेश जो होते हैं धनावेश और ऋणावेश, तो जो धनावेश होता है ये दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल होता है, दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनमें आकर्षण बल काम करता है। तो ये जो बल होता है ये भी दूरी पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के जो बल होते हैं वो दूरी पर इसके अलग अलग इसमें दो प्रकार के होते हैं। बलों के प्रकार ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला है संपर्क बल। बल के संपर्क होने पर जब वस्तु तथा बल दोनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो इसे संपर्क बल कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, खींचना, ऐंठना, मरोड़ना, धक्का देना आदि। ये तभी हो सकता है जबकि वस्तु के संपर्क में बल होगा जो भी। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूरी पर कार्य करने वाले बल। इसमें क्या होता है जब बल वस्तु के संपर्क में नहीं हो, अर्थात वस्तुओं के बीच दूरी पर निर्भर करता हो। वे बल जो वस्तु के संपर्क में नहीं हो,
वस्तु के संपर्क में नहीं हो, अर्थात वस्तुओं के बीच में दूरी पर निर्भर करता हो। दूरी पर कार्यरत बल कहलाती है। तो इसके उदाहरण हैं आपकी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, कूलाम बल, ये कुछ ऐसे बल हैं जो डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस इनका है जो ये। तो ये जो बल कहलाते हैं इनको कहते हैं दूरी पर कार्य करने वाले बल, यानी दूरी पर निर्भर बल। अब मैं आपको बताता हूं संगामी बल। संगामी बल यदि कई बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हों तो इन्हें संगामी बल यदि कई बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हों तो इन्हें संगामी बल कहते हैं। यानी इसमें एक बल नहीं होता है बल्कि दो या दो से ज़्यादा बल होते हैं। तो इन बलों की जो क्रिया रेखा होती हैं वो एक पॉइंट पर जा कर के मिल जाती है जो है। तो जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर ये पॉइंट है जो है और इस पॉइंट पर यहाँ पर ये बल मान लो एक काम कर रहा है इसका F1, दूसरा बल मान लो कि ये काम कर रहा है F2, मान लो तीसरा बल इसमें ये काम कर रहा है F3, चौथा बल मान लो ये काम कर रहा है इसमें F4। तो ये F1, F2, F3 और F4 ये चारों ही जो बल है इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं ये एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो इस तरीके से जब किसी बिंदु पर एक ही कई बल की क्रिया रेखाएं मिल जाती हैं तो उन्हें हम संगामी बल कहते हैं। इंग्लिश में इनको कनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब जब कई बल कार्य करते हैं तो ये बिंदु P संतुलन अवस्था में रहेगा अथवा नहीं रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इन सभी बलों का परिणामी बल कितना होता है जो है। तो अगर इन सभी बलों का परिणामी बल का मान 0 के बराबर हो तो ये बल संतुलन अवस्था के अंदर रहता है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जो है। संतुलन या साम्यावस्था में संगामी बलों का
परिणामी बल शून्य होता है। अब इसमें क्या है कि जो टोटल जो फोर्स निकालेंगे हम F, ये इक्वल टू शून्य के बराबर होगा। इसका अर्थ क्या है कि भी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 4 बल दिखाए हैं इसके अंदर से जो है, तो इनका मान क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। तो अनेक बलों के लिए इसमें क्या करते हैं अभी, ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस एंड सो ऑन, ये इक्वल टू 0 के बराबर। तो सभी बलों का जो परिणामी बल है वो शून्य होना चाहिए जो ये। अब ये है कि किसी वस्तु किसी बिंदु की संतुलन अवस्था के लिए न्यूनतम कितने बल होने चाहिए जो ये। तो इस संगामी बलों के एग्जाम्पल आप देखिए कि जैसे सपोज करिए कि एक रस्सी है और उसको 2 व्यक्ति पकड़ के विपरीत दिशा के अंदर खींचते हैं। तो आपने रस्साकसी का नाम सुना होगा, एक खेल होता है। तो उसमें क्या होते हैं कि कुछ व्यक्ति ये एक साइड के अंदर होते हैं, कुछ व्यक्ति दूसरी साइड में होते हैं। तो वो रस्सी को पकड़ लेते हैं और बीच में एक उसका बिंदु बना दिया जाता है। अब इधर के भी व्यक्ति खींचते हैं, इधर के भी व्यक्ति खींचते हैं, तो रस्सी पर क्या 2 बल काम करते हैं एक साथ। तो अगर उन दोनों साइड में लगे हुए व्यक्तियों के बल बराबर हैं, बराबर और विपरीत है, तो परिणामी बल का मान शून्य होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर वो संतुलन बिंदु जो होता है वो वहाँ से मूव नहीं करता है। लेकिन अगर एक साइड के व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रांग है और उन्होंने रस्सी को खींच के ले गए, तो वो क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। तो इस तरह का जब एक ही बिंदु पर कई बल कार्य करते हैं तो हम इन्हें संगामी बल कहते हैं। और इनके संतुलन के लिए आवश्यक है कि सभी संगामी बलों का सदिश योग शून्य के बराबर होना चाहिए। अब एक ही बिंदु पर न्यूनतम कितने बल होने चाहिए जो उसको काम कर सकते हैं जो। अगर हम 2 बलों की हम बात करते हैं कि भाई 2 बल होने चाहिए, तो ये तो हमने ये मान लिया कि बल एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि विपरीत नहीं हो, तो मान लो कि किसी पॉइंट पर किसी एंगल पर काम कर रहे हैं, उस स्थिति में इसमें कम से कम 3 बल होने चाहिए। साम्यावस्था में किसी बिंदु पर न्यूनतम 3 बल होने चाहिए। तो इनको हम कैसे दिखाएं, जैसे आपने एक बल यूँ दिखा दिया, दूसरा बल यूँ दिखा दिया और तीसरा बल ये है। ये एक ही पॉइंट है, ये P पे, यहाँ पर मान लो कि एक बल F1 काम कर रहा है, ये बल मान लो कि यहाँ पर एक F2 काम कर रहा है और एक बल यहाँ पर ये F3 काम कर रहा है। तो संतुलन अवस्था में क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 ये इक्वल टू 0। या हम इसमें ये कहें भाई इसको कि F1 प्लस F2 इक्वल टू माइनस F3, यानी कि इन 2 बलों का जो परिणामी आए वो F3 बल के बराबर और विपरीत होना चाहिए। तो हम इसी जो 3 बल जो मैंने इसमें दिखाए हैं इनको हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बल है इसका F1 और ये बल है इसका F2। अब इसके समानांतर रेखा हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दें,
और इसके समानांतर ऐसे यहाँ ड्रॉ कर दें तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो अब इन दोनों का जो परिणामी होगा वो ये होगा, ये तो ये होगा इसका परिणामी बल F। तो इस F के विपरीत दिशा में एक बल काम करना चाहिए, ये होगा बल F3। तो यानी कि F1 और F2 का परिणामी बल F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर। जितना ये परिणामी बल आ रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो संतुलन अवस्था में F प्लस F3 ये इक्वल टू 0, यानी कि F इक्वल टू माइनस F3। तो इसमें क्या होगा भाई, आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो बल जो F है वो इस बल के ठीक विपरीत है जो ये। तो इसके संतुलन के लिए आवश्यक है कि इन दोनों का जो परिणामी बल है वो, तो ये तो हमने यहाँ पर F1 और F2 के लिए ले लिया, लेकिन इन तीनों में से किन्हीं भी दो बलों का परिणामी बल तीसरे बल के बराबर और विपरीत होना चाहिए। तो जैसे हमने F1 F2 लिया है, मान लो कि F2 F3 का परिणामी लेते तो ये F1 के बराबर होना चाहिए था, F3 F1 का परिणामी निकालते तो ये F2 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी दो बलों का परिणामी बल तीसरे बल के बराबर और विपरीत होना चाहिए, तभी यहाँ पर संतुलन रह सकता है। तो इस तरीके से किसी भी बिंदु के संतुलन के लिए उसमें तीन बलों का होना आवश्यक है। हम इसमें दो बलों का एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। आपने एक सीधी सी रस्सी के ऊपर दो व्यक्तियों को लगा दिया, अलग अलग दिशा में बल लगा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एक सीधी रेखा के अंदर ही उसको खींचें। हम उसको किसी एंगल पर जनरल केस लेकर के चलना है जिसमें कि बल एक दूसरे के किसी कोण पर कार्यरत हो। तो जैसे ये जो बल है इन दोनों के बीच का कोण ये थीटा के बराबर है। थीटा इक्वल टू F1 व F2 बलों के बीच कोण है इसमें। तो ये हैं संगामी बल जो आपके कोर्स में हैं। तो आप में से जो कोई भी ऑनलाइन वीडियो क्लासेस अटेंड करना चाहता हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है विद्यालय में, अथवा आप मेरे फ़ोन से संपर्क कर ले जो। तो मैं ये क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, देखें और समझें, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आने वाला है। थैंक यू।